हो बेटा? तो देखिएगा, इसके जस्ट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आप लोगों के पास रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेंस एनर्जी। इसी के साथ ही रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ बेटा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। अर्थात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेजोनेंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा हमने इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था। इंडक्टिव इफेक्ट में भी हमने 3 टाइप की एप्लीकेशन पढ़ी। एक तो पढ़ा था आपका स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, सेकंड पढ़ा एसिड बेस, और थर्ड पढ़ा आपने रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वो तीनों ही एप्लीकेशन हम दोबारा पढ़ेंगे। तो पहला हमारा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में सबसे फर्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अर्थात हमारा पहला जो पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं? जनरली हम 3 टाइप के इंटरमीडिएट यहाँ पर यूज करेंगे, कार्ब कैटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। और इससे पहले जब मैंने आपको रेजोनेंस स्टार्ट किया था तब कहा था कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, तो पहला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कौन कौन से? कार्ब कैटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। इन तीनों की जो स्टेबिलिटी है बेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ RS। नंबर ऑफ RS का मतलब क्या है बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उतना अधिक होगा, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा आपको पता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ RS से मतलब है मोर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, देखो कैसे, मोर RS। अगर ज्यादा RS होगी तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा? मोर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मोर होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और आपको पता है बेटा अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन। हम यहाँ पर भी 3 इंटरमीडिएट है और तीनों की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, अर्थात कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी। तो ध्यान दे बेटा, कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी के लिए कार्ब कैटाइन क्या होता है ये हमने पहले भी कहा था। कार्ब कैटाइन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं कि हमारे पास एक तो है बेंजाइलिक कैटाइन। ये मैंने आपको रेजोनेंस जब स्टार्ट किया था तब भी बताया था बेटा। एक तो होता है बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन, एक होता है एलाइलिक, एक होता है एल्किल, एक होता है विनाइल। तो बेंजाइल कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन, ध्यान रखना, बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन जो होता है इज मोर स्टेबल देन किस किस से? चाहे वो तो एलाइलिक हो, चाहे वो एल्काइल हो, और चाहे वो विनाइल हो। इन सबसे मोर स्टेबल कार्ब कैटाइन है। अर्थात बेंजाइलिक कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है इसको हम एक कंक्लूजन की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखिएगा ये लिखा है मैंने बेंजाइलिक कैटाइन, आप देख लीजिएगा। इस बेंजाइलिक कैटाइन के अंदर जब हमने रेजोनेंस स्टार्ट किया था और उसमें एक कंडीशन पड़ी थी पाई सिग्मा पॉजिटिव, उस समय कहा था कि बेंजाइलिक कैटाइन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद मैंने लिया है C डबल बॉन्ड CH और CH2 विनाइल। आपको पता है विनाइल कैटाइन में भी रेजोनेंस होता है, उसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में ले रहा हूं बेटा RCH2 प्लस एल्काइल कैटाइन। आपको पता है बेटा एल्काइल कैटाइन में रेजोनेंस तो नहीं होता, ये एलाइल है और ये बेंजाइलिक है। आपको पता है एलाइलिक कैटाइन में रेजोनेंस तो नहीं होता, बट यहाँ से R का प्लस आई इफेक्ट मिलता है, और आपको पता है प्लस आई इफेक्ट से इस पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है। नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH और प्लस विनाइल कार्बोकैटाइन। अब आप बताओ इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे इन दोनों की स्टेबिलिटी इनसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो रेजोनेंस, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस है। ध्यान रखना बेटा। अब हम यहाँ पर प्रायोरिटी देखो, हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं, और अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हो तो पहले देखेंगे रेजोनेंस को, रेजोनेंस के बाद देखेंगे किसको? इंडक्टिव इफेक्ट को। क्योंकि ध्यान दे बेटा, अब जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हमें सारे इफेक्ट चेक करने पड़ेंगे, और वो भी सिक्वेंसली। अभी हम रेजोनेंस पहले लगाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बाद में लगाएंगे। तो ये नो रेजोनेंस है, इधर रेजोनेंस है,
अब आप देखो इनमें रेजोनेंस है तो क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ आरएस, कितनी आरएस है बेटा, यहाँ 5, यहाँ कितनी है 2, तो बेंजाइलिक कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद एलाइलिक होगा, उसके बाद एल्किल होगा, और एल्किल के बाद में विनाइल होगा। हमने जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तब एल्काइल कैटायन के अंदर भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पढ़ा था। बताओ कार्ब कैटायन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, बोलेगा बेटा फटाफट, कार्ब कैटायन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 to 1, अर्थात 3 डिग्री कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और 1 डिग्री कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने आपके सामने लिख दिया, क्योंकि ध्यान रखना एल्काइल विनाइल एसिटिलीन वाले तीन तो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाए थे। अब आप इन सबको कंबाइन करके आगे बढ़ा सकते हो। अगला चाहो तो आप यहाँ पर उसको भी जोड़ सकते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड C+, इसकी सबसे कम होगी। इनमें कंपेरिजन किससे हुआ, इनमें कंपेरिजन हुआ EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। हमने कहा था लेस EN पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। आप देखो इसका EN कम है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा, इसका EN मोर है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो देखिएगा एक क्वेश्चन मैं यहाँ से करवा देता हूँ आपको। ये लिया है मैंने बेंजाइलिक कैटायन, और ये लिया है मैंने यहाँ पर, और ये लिया है मैंने यहाँ पर, और एक ये लिया। बताओ इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में तो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड की स्टेबिलिटी 4 से ज्यादा होगी, ये तो कंफर्म है। ध्यान रखना बेटा रेजोनेंस वाले को पहले रखेंगे। अब आप जब हमने आपको रेजोनेंस का वीडियो नंबर 2 मतलब पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन किया था तब कहा था बेंजाइलिक कैटायन में रेजोनेंस होकर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, 5। बताओ यहाँ कितनी बनेगी बेटा, 3। और बताओ बेटा यहाँ कितनी बनेगी, 2। मैंने वहां पर ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर आपको एक्सप्लेन कर रखी है बेटा, तो अगर आपको नहीं आ रही तो आप वहां जाकर देखें, आपका रेजोनेंस का वीडियो नंबर 2 है। तो अब आप देखो यहाँ 5 RS है, यहाँ पर 3 RS है, यहाँ पर 2 RS है। तो बताओ 5 RS 3 RS 2 RS, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा या मोर डिक्रीज होगा, या इसके कंपेयर में लेस डिक्रीज होगा, या और भी लेस डिक्रीज होगा, या और भी लेस होगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज के डिक्रीज होने की नेचर होगी वैसे उनकी स्टेबिलिटी होगी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने। तो ध्यान दे बेटा, अब हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से हमारा जो रेजोनेंस का थ्योरी वाला पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो गया है, और हमें जो थ्योरी है वो पोर्शन कंप्लीट आना भी चाहिए। अगर आपका थ्योरी वाला पोर्शन वीक है तो आप उसे एक बार दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि बिना थ्योरी के अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप बताओ इसमें किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप देखिएगा बेटा यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये लार्ज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर 2 पाई के साथ एक पॉजिटिव है, तो बताओ कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 3। पॉजिटिव सिग्मा और पाई उसके बाद सिग्मा सिग्मा, अर्थात ये रेजोनेंस में नहीं है, केवल रेजोनेंस यहाँ तक है, तो यहाँ कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, 2। आप यहाँ चेक करो पॉजिटिव सिग्मा 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 अर्थात नो रेजोनेंस। आप बताओ तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट की होगी, उसके बाद सेकंड की होगी, और थर्ड की सबसे कम होगी, क्योंकि फर्स्ट में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेकंड में 2 है, और आपके थर्ड में नो रेजोनेंस है। अब आ जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 में मैंने लिया है फर्स्ट, सेकंड, और ये आप चेक कीजिएगा। यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है बेटा, पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, अर्थात यहाँ पर सभी एलाइलिक है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। अब इस एलाइलिक कार्बोकेटाइन में आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना है। तो आप जरा देखो यहाँ पर सभी में रेजोनेंस सेम है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, और सभी की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो फिर हम क्या चेक करें, अब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है तो हम यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट वाली कंडीशन या फिर डिग्री चेक करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है वो बताओ कौन सा डिग्री है बेटा, 3 डिग्री के साथ में ये एलाइलिक है, जहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये आपका 2 डिग्री पर एलाइलिक है बेटा, जहाँ पर हमारे पास 2 डिग्री है,
और बेटा ये आपका 1 डिग्री के साथ एलाइलिक है। अब आप बताओ डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, 3, 2, 1, अर्थात 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर एक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा बेटा। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने देखिएगा बेटा यहाँ से लिया है ट्राइफिनाइल कार्बन, यहाँ पर भी रिंग और यहाँ पर भी रिंग, एक कार्बोकेटाइन के ऊपर 3 रिंग है। और नेक्स्ट जो लिया है उसके अंदर हमने अब की बार 2 रिंग लिए बेटा, अब की बार रिंग चेंज हो गई है, 2 ही रिंग है और एक हाइड्रोजन है। और नेक्स्ट वाले में हमने अब की बार केवल एक ही रिंग लिया, ये बनाया। तो आप बताओ इसका नाम तो क्या है, तो इसका नाम तो सबको पता है क्या, बेंजाइलिक केटाइन है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इसको हम क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है ये। और इसका नाम बताओ नेक्स्ट वाले का क्या है, तो नेक्स्ट वाले में 3 है तो इसको बोलेंगे ट्राइफिनाइल। तो ये ट्राइफिनाइल हो गया, ये डाइफिनाइल हो गया, ये बेंजाइलिक हो गया। इसका तो हमें पता है बेटा, यहाँ पर तो रेजोनेंस होगा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये सबको क्लियर है। आप यहाँ जरा देखो बेटा, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इधर भी रेजोनेंस है इधर भी रेजोनेंस है। ऐसे ही देखो इसमें 3 साइड रेजोनेंस है। तो जब हम देखते हैं तो इसकी टोटल हमारे पास 10 RS आती है, इसकी टोटल 7 RS आती है और इसकी टोटल 5 RS है। तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी बेटा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और बेंजाइलिक केटाइन की स्टेबिलिटी लेस होगी। ध्यान दे बेटा, यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला रूल नहीं लगेगा। अब हम इसी टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन के बारे में, तब मैं आपको क्लियर करूंगा। आ जाइएगा नेक्स्ट पॉइंट 5। नेक्स्ट पॉइंट 5 में मैंने क्या किया, यही बेंजाइलिक लिया है, ये बेंजाइलिक, यहाँ पर हमने लिया है CH2+। नेक्स्ट में बेंजाइलिक लिया है बेटा, उस पर एक मिथाइल ग्रुप और ऐड कर दिया। और नेक्स्ट में हमने वापस वही बेंजाइलिक ही लिया है, बट यहाँ पर हमने 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। बताओ किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी, तो आप देखो बेटा सभी यहाँ पर बेंजाइलिक है, ऑल आर द बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, सभी में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट आप देखो डिग्री की बात करें तो यहाँ पर बताओ कौन सा डिग्री है, तो यहाँ पर डिग्री चेंज हो गई, ये 1 डिग्री का पार्ट है। यहाँ पर देखो बेटा दो, एक साइड मिथाइल हो गया 2 डिग्री है, यहाँ पर दो साइड मिथाइल हो गया 3 डिग्री हो गया। इसका मतलब यहाँ से इस मिथाइल को इसका प्लस आई मिलेगा, यहाँ से भी इस मिथाइल को प्लस आई मिलेगा। और आपको पता है कार्बोकेटाइन के अंदर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा इसकी सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर आपका 6। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2+ एलाइलिक केटाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 वही एलाइलिक में मिथाइल ऐड कर दिया। और नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हमने लगा दिया इधर भी मिथाइल और इधर भी हमने लगा दिया मिथाइल, और ये प्लस केटाइन। आप बताओ इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो बेटा सभी एलाइलिक है, ऑल यहाँ पर एलाइलिक है और सभी में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट आप देखो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है और ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है। अर्थात यहाँ से इसको मिथाइल का एडवांटेज होगा प्लस आई, यहाँ से भी प्लस आई। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा आपका ये हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो पॉजिटिव चार्ज मोर डिक्रीज होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी मोर होगी। अब हम यहाँ से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में मैंने क्या किया है, मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 में ये रखा है, देखो ये लिए मैंने A B C D और E। आप बताओ इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप जरा देखो, आपका डी तो बेटा एक सिंपल है, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, एल्काइल कार्बो
कैटाइन। यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड पर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, विनाइलिक कार्बोकैटाइन। और यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर है, और बेंजीन रिंग वाले को क्या बोलते हैं बेटा, फिनाइल कैटाइन। ये हम इंडक्टिव इफेक्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। और आप देखो इनमें से किसी के अंदर भी रेजोनेंस नहीं है, नो रेजो। और अगर किसी के अंदर भी रेजोनेंस नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू ईएन चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। जिसका ईएन मोर होगा उसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा प्लस आई हमेशा ईएन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देखो यहाँ पर मोर sp2 कार्बन है, मोर sp2 कार्बन है तो इसका ईएन मोर होगा, और यहाँ पर लेस है तो इसका ईएन लेस होगा, और इसका तो और भी लेस होगा। क्यों? क्योंकि sp2 है, ये sp3 का पार्ट है, और यहाँ पर sp2 मोर है। तो अगर इन तीनों में हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर क्लियर है स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा पहले डी की होगी, डी के बाद में ई की होगी, और ई के बाद में सी की होगी। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में बेटा पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, अर्थात तो दोनों में रेजोनेंस हो रहा है और दोनों ही एलाइली का पार्ट है। बट आप देखो यहाँ पर ये डिग्री में 1 है और ये यहाँ पे डिग्री में 2 है, तो इसका मतलब 2 वाले की स्टेबिलिटी 1 से मोर होगी, तो इसका मतलब बी इज मोर देन ए। तो यहाँ करेक्ट ऑर्डर होगा बी, ए, डी, ई और सी। इसी के साथ आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें सेकेंड पोर्शन डिस्कस करेंगे, स्पेशल बॉन्डिंग, स्पेशल बॉन्ड। और स्पेशल बॉन्ड को हम बोल रहे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ध्यान रखना, एक स्पेशल बॉन्ड बनना या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना। स्पेशल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हमने रेजोनेंस की एक कंडीशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो 5th नंबर वाली, पॉजिटिव एंड लोन पेयर, पॉजिटिव एंड लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पर हो तो वहां रेजोनेंस होता है और वहां स्पेशल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो जरा देखिएगा, हम यहाँ पर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की अगर बात करें तो बहुत सिंपल है स्टेबिलिटी के लिए। तो आप चेक करेंगे बेटा, यहाँ से मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे CH2NH2 और कार्बन पे पॉजिटिव, CH2OH कार्बन पे पॉजिटिव, और नेक्स्ट CH2F और कार्बन पे पॉजिटिव। आप देखिएगा यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर F है, सभी में माइनस आई है। अगर इनका इफेक्ट देखें इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो माइनस आई है। बट यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन नंबर 5 है, ध्यान रखना बेटा, रेजोनेंस की यहाँ पर कंडीशन नंबर 5 लग रही है। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, सभी में रेजोनेंस हो रहा है। बट होगा किस में ज्यादा वो देखेंगे। तो मुझे पता है बेटा ये सभी एक ही पीरियड के एलिमेंट है, अर्थात यहाँ पीरियड सेम है। और हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक में अगर पीरियड सेम होगा तो ईएन कंसिडर होगा, और अगर ग्रुप सेम होगा तो साइज। तो यहाँ पर ईएन देखेंगे हम। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट का मैं ऑर्बिटल डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है 2, और ये 2 हाइड्रोजन है। कार्बन के पास पॉजिटिव है तो ये वैकेंट है, ये इसको अपना लोन पेयर देता है। ऐसे ही आप देखिएगा यहाँ पर भी डायग्राम तो यही बनेगा, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फ्लोरीन है, इसके पास लोन पेयर और भी ज्यादा है बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, डोनेट तो ये भी करेगा क्योंकि ये कार्बन भी 2p का है, नाइट्रोजन भी 2 ऑर्बिटल का है। ऐसे कार्बन भी 2p का है, फ्लोरीन भी 2p का है, अर्थात दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं। नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का, कार्बन भी खुद सेकंड पीरियड का है। इसका मतलब ओवरलैपिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही पीरियड के हैं। बट अब हम ईएन देखेंगे। तो बेटा हमने इससे पहले एक कंक्लूजन कहा था कि अगर लोन पेयर लेस ईएन पर है तो मोर डोनर होता है। तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, लोन पेयर ऑन लेस ईएन, आपको पता बेटा मोर डोनर होगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता। तो आप बताओ इन दोनों में से किसके अंदर डोनर टेंडेंसी बढ़िया होगी। तो जरा देखिएगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर आपके पास इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हो रही है। हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं बेटा, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक पॉइंट पढ़ते हैं बैक बॉन्डिंग। क्यों बोला एक बैक बॉन्डिंग, क्योंकि देखो सेंटर एटम कार्बन है, उसके साथ लगा हुआ नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है,
जबकि बॉन्ड कौन बनाता है? हमेशा सेंट्रल एटम। ध्यान रखना बेटा, बॉन्डिंग हमेशा सेंट्रल एटम बनाता है, बट यहाँ पर सेंट्रल एटम नहीं, लेटरल एटम इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको हमने बैक बॉन्डिंग बोला है। तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग क्या है बेटा? बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस का ही पार्ट है, अर्थात ये भी एक प्रकार का रेजोनेंस है। तभी तो देखो मैंने क्या लिखा है, स्पेशल बॉन्ड या स्पेशल केस है ये रेजोनेंस का, तो ये भी एक रेजोनेंस है। तो यहाँ पर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, जबकि बेटा यहाँ पर नॉन इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी। क्यों? कारण बताओ। नॉन इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग अर्थात नॉन इफेक्टिव रेजोनेंस। यहाँ पर इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर लोन पे लेसियन पर है, क्योंकि इसका ईएन है 3 और इसका ईएन है बेटा 4। तो बताओ किसकी डोनर टेंडेंसी ज्यादा है? इसका डोनर टेंडेंसी मोर है, इसका डोनर टेंडेंसी लेस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। उसका रीजन है कि लोन पेयर ओन लेस ईएन नाइट्रोजन एटम, और इसका रीजन क्या है? लोन पेयर ऑन मोर ईएन फ्लोरीन एटम। यहाँ पर लोन पेयर मोर ईएन पर है, यहाँ नाइट्रोजन लेस ईएन पर है। अब बताओ अगर यहाँ नाइट्रोजन लेस ईएन पर है तो बताओ इसकी डोनर टेंडेंसी मोर होगी लेस होगी? तो ये मोर डोनर होगा बेटा। अगर मोर डोनर होगा तो मोर डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। जबकि आप देखो लोन पेयर ऑन लेस ईएन पर है, तो इसका मतलब क्या होगा? लेस डोनर होगा। लेस डोनर होगा तो लेस डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेस डिक्रीज होगा, और अगर लेस डिक्रीज होगा तो बेटा लेस स्टेबल भी होगा। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? लेस होगी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने लिया है CH2F प्लस, CH2Cl प्लस और CH2Br और लास्ट है CH2I। अब की बार हमें यहाँ पर चेक करना है। तो आप जरा देखो, रेजोनेंस सभी में हो रहा है, यहाँ पर आपका रेजोनेंस सभी में हो रहा है, बट आप देखो सब बेटा अब की बार ग्रुप सेम है। क्या है? ग्रुप सेम है। और अगर ग्रुप सेम है तो ग्रुप में हम साइज को कंसिडर करेंगे। इसको साइज कंसिडर करेंगे साइज को, तो यहाँ साइज का है, क्योंकि आपको पता है स्मॉलर साइज में अगर स्मॉलर इन साइड है तो बेटा वहां पर मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग अर्थात ओवरलैपिंग अर्थात रेजोनेंस होगा। तो देखो सबसे पहले का मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं। HHC फ्लोरीन और कार्बन, कार्बन पे वैकेंट पॉजिटिव और फ्लोरीन पे लोन पेयर। कार्बन 2p का है, फ्लोरीन भी 2p का है। अब हम बना रहे हैं आयोडीन का। H कार्बन आयोडीन और ये पॉजिटिव, यहाँ पर लोन पेयर है। कार्बन 2p का है बेटा, आयोडीन 5p का है, अर्थात आयोडीन 5th पीरियड में आता है, और 5th पीरियड में आने की वजह से यहाँ 5p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। कार्बन 2nd पीरियड में आता है तो यहाँ पे 2p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो देखो बैक बॉन्डिंग तो यहाँ भी हो रही है और बैक बॉन्डिंग यहाँ पर भी हो रही है, बट आप देखो बेटा यहाँ पर मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम एनर्जी ऑर्बिटल है, यहाँ पर दोनों डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल है, और बेटा इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जो इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होती है वो सेम एनर्जी वालों में ज्यादा होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग ओवरलैपिंग या फिर रेजोनेंस। तो ध्यान रखना यहाँ पर मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग ओवरलैपिंग या रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे बोथ इन सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। यहाँ पर आपके दोनों ही सेम एनर्जी ऑर्बिटल है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 2p से 2p में हो रहा है, और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मोर होता है। इसलिए आपको पता है क्या है, यहाँ पर मोर रेजोनेंस होगा
और अगर मोर रेजोनेंस होगा तो बेटा ये आपका मोर स्टेबल भी होगा। एक रीजन तो यह है। जबकि हम इसका जैसे यहाँ पर अपोजिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लेस इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग या बेटा ओवरलैपिंग या बेटा रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि बोथ इन डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल, यहाँ पर आपके दोनों एनर्जी ऑर्बिटल डिफरेंस है, एक का 2p है एक का 5 है, इसलिए लेस रेजोनेंस होगा। और वैसे भी देखो मैं अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूं कि यहाँ पर दोनों छोटे साइज के हैं, इसलिए इजीली बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पर देने वाला बड़ा है और लेने वाला छोटा है, तो देखो डोनर तो आपका लार्जर है और आपका एक्सेप्टर छोटा है, तो जब जैसे अपने लोन पेयर को यहाँ से इस पर क्या करेगा, फेंकेगा, तो पूरे के पूरे लोन पेयर यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये छोटा रह गया और ये बड़ा रह गया। तो साइज के अकॉर्डिंग में हम बात कर सकते हैं। तो देखो साइज के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा, ड्यू टू स्मॉलर इन साइज, किसका, फ्लोरीन का, ड्यू टू स्मॉलर इन साइज its lone pair can be easily form कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका लोन पेयर इजीली कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है क्योंकि स्मॉलर इन साइज है। और यहां पर क्या लिखेंगे, ड्यू टू लार्जर इन साइज, यहां पर इसका साइज लार्जर है, तो इट्स लोन पेयर कैन नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अर्थात इसके लोन पेयर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, सब कुछ है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी, उसका स्टेबिलिटी लेस होगा। बट आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं बेटा, बट एब नॉर्मल बीएओ हैलोजन, हैलोजन जो होते हैं उन हैलोजन का हमेशा एब नॉर्मल बीएओ होता है। एब नॉर्मल बीएओ से मतलब क्या है वो सुने आप लोग। हैलोजन के अंदर बेटा प्लस आर और माइनस आई, देखो अभी अपने क्या कहा, ये सब अपना लोन पेयर दे रहे हैं और लोन पेयर दे रहे हैं, तो इसका मतलब देने वाले को हम क्या बोलते थे, प्लस आई। देखो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट में जो डोनेट करता था उसको प्लस आई बोलते थे, जो गेन करता था उसको माइनस आई बोलते थे। ये लोन पेयर दे रहे हैं तो इसलिए इसको प्लस आर बोलेंगे, और वो लेते हैं इसलिए उनको इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग माइनस आई बोलते हैं। और अभी मैंने इससे जस्ट पहले लिखा था कि रेजोनेंस हमेशा इंडक्टिव पर मोर इफेक्टिव होता है, बट बेटा हेलोजन के केस में माइनस आई की टेंडेंसी आर से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर सारा मामला चेंज होगा। तो हम लिखेंगे बट एबनॉर्मल बिहेव ऑफ हेलोजन, हेलोजन का एबनॉर्मल बिहेव है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप देखो आर आर के अंदर ये भी 2p है, ये भी 2p है, दोनों सेम एनर्जी का है, इसलिए फ्लोरीन के केस में तो प्लस आर जो है वो माइनस आई से मोर होता है, अर्थात फ्लोरीन की लोन पे डोनर टेंडेंसी जो है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी से लेस होती है। जबकि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन में आप देखो यहाँ पर तो ये 2p था, यहाँ पर ये 3p है, यहाँ पर ये 4p है, यहाँ पर ये 5p है, साइज बढ़ रहा है ऑर्बिटल का, अगर साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग बहुत कम हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर तो रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, इसलिए इनके केस में बेटा प्लस आर के कंपेयर में माइनस आई मोर होता है। तो यहाँ पर तो प्लस आर मोर होता है, यहाँ पर माइनस आई मोर होता है। अगर माइनस आई मोर होता है तो हमें पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है, तो इसका मतलब माइनस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के माइनस आई की बात करूं तो बेटा क्लोरीन का माइनस आई ब्रोमीन से ज्यादा है और ब्रोमीन का माइनस आई आयोडीन से ज्यादा है। तो बताओ यहाँ पर अगर हम इनके ओवरऑल ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम देखें यहाँ पर, तो बेटा सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन वाले की होगी, क्योंकि फ्लोरीन में तो रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद में क्लोरीन की नहीं, पहले किसकी होगी, आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी लेस है। आयोडीन के बाद में ब्रोमीन की होगी, क्योंकि ब्रोमीन की टेंडेंसी जो है इससे मोर है। और सबके बाद में किसी होगी, क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसके कंपेयर में भी मोर है। इसी के साथ आपका इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल 3,
CF3 प्लस CCl3 प्लस CBr3 प्लस और CI3 प्लस। बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो वही ऑर्डर रहेगा यहाँ पर भी। कार्बन पे ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके रेस्पेक्ट में 3 फ्लोरीन ऐड करना है। एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा और एक फ्लोरीन ये रहा, और ये फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये 2p का है और ये 2p का है। तो यहाँ पर 2p ओवरलैपिंग है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो आयोडीन, कार्बन, आयोडीन, आयोडीन, और आपको बताया आयोडीन लार्जर इन साइज है, जहाँ पॉजिटिव है जहाँ लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा। ये 5p का है और ये 2p का है, तो यहाँ पर 5p 2p ओवरलैपिंग है, और ये ओवरलैपिंग यहाँ पर लेस इफेक्टिव है, ये ध्यान रखना, लेस इफेक्टिव है क्योंकि एनर्जी ऑर्बिटल डिफरेंट है। और ये मोर इफेक्टिव है, ये आपका क्या है, मोर इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऑर्बिटल सेम है। तो यहाँ पर एनर्जी ऑर्बिटल सेम है, वहाँ पर एनर्जी ऑर्बिटल डिफरेंट है, इसलिए लेस इफेक्टिव है, ये मोर इफेक्टिव है। इसको हम रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। आप बताओ अगर ऐसा है तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी। बट हमने अभी पढ़ा था एबनॉर्मल बिहेव ऑफ एबनॉर्मल बिहेव। तो एबनॉर्मल बिहेव में हमने पढ़ा था फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके केस में -I + R से ज़्यादा है और इसका +R -I से मोर है। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा CF3, उसके बाद में होगा बेटा CI3, क्लोरीन नहीं होगा, CI3 होगा, उसके बाद में आपको पता है CBr3 होगा और उसके बाद में CCl3 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड, पर थोड़ा सा देखो मैं कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूँ। CH2 प्लस और CF3, CH2 प्लस CCl3 और CH2 प्लस CBr3, और एक लिया मैंने CH2 प्लस CI3। बताओ अब की बार किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। तो जरा देखिएगा, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये कार्बन है और इसके पास ये वैकेंट ऑर्बिटल्स में पॉजिटिव। इस कार्बन के साथ डायरेक्ट ये कार्बन लगा हुआ है और इस कार्बन पर यहाँ पर 3 आयोडीन है जिनके पास में लोन पेयर है, तीनों के पास ही। तो अब आप बताओ, देखो बेटा यहाँ पर हमने कहा था कि पॉजिटिव एंड लोन पेयर ऑन एडजुसेंट होने चाहिए, और वो एडजुसेंट नहीं है क्योंकि पॉजिटिव के तो एडजुसेंट में कार्बन है और कार्बन के पास नो लोन पेयर। इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होगा बेटा। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करेंगे, और अगर इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करेंगे तो -I का ऑर्डर जो है वो CF3 का ज़्यादा होगा, उसके बाद CCl3 का, उसके बाद CBr3 का, उसके बाद CI3 का। और हमें पता है कि कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन की, तो वो +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट -I के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, अर्थात यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है क्योंकि रेजोनेंस के लिए पॉजिटिव लोन पेयर एडजुसेंट पर होना चाहिए और वो एडजुसेंट पर नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सोल्व होगा वो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने एक स्पेशल एग्जांपल लिया है CH2 और Cl, क्लोरीन ले लिया आपकी बार मैंने इधर, तो और इधर भी मैंने लिया है एग्जांपल CH2OH ले लिया, अल्कोहल। आप बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी मोर है। तो जरा देखो बेटा, यहाँ पर ग्रुप और पीरियड दोनों ही डिफरेंट है, ग्रुप भी अलग अलग है दोनों का और दोनों का पीरियड भी अलग अलग है बेटा। अगर ग्रुप और पीरियड दोनों अलग अलग है तो ऐसी कंडीशन पर हमेशा साइज को कंसिडर करते हैं। ध्यान रखना बेटा, ऑर्गेनिक के अंदर अगर पीरियड सेम हो तो EN, अगर ग्रुप सेम हो तो साइज, और अगर दोनों ही डिफरेंट हो तो हमेशा साइज को कंसिडर करते हैं, अर्थात EN से पहले ओवरलैपिंग को चेक करते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी हमने कहा था, फर्स्ट चेक ओवरलैपिंग, फर्स्ट चेक ओवरलैपिंग देन EN, अर्थात EN से पहले ओवरलैपिंग को चेक करेंगे। तो आप जरा देखिएगा, क्योंकि ये 2p का है और ये 3p का है,
ये 2p का है और ये 2p का है। यहाँ पर दोनों सेम एनर्जी के हैं, यहाँ डिफरेंट एनर्जी के हैं, तो यहाँ पर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। वैसे भी अगर साइज की बात करें हम, तो ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके साइज का ऑर्डर ये होगा। अर्थात अगर हम साइज में देखें तो क्लोरीन लार्जर इन साइज ऑक्सीजन, क्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से ज़्यादा है। अगर क्लोरीन का साइज ऑक्सीजन से ज़्यादा है तो यहाँ पर लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि साइज ऑफ क्लोरीन इज लार्जर देन ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होगा बेटा, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। और अगर एस लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो लेस डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लेस डिक्रीज होगा, और लेस डिक्रीज होगा तो बेटा लेस स्टेबल होगा। जबकि यहाँ पर इसका साइज क्या है, उससे छोटा है, तो यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर हमारे पास इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। और आपको पता है अगर यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो इसका मतलब ये आपका मोर स्टेबल भी होगा। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। इसी के साथ आपका ये स्पेशल बॉन्ड कंडीशन पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल ले रहे हैं। तो मैंने अभी एग्जांपल नंबर लिया है 6। एग्जांपल नंबर 6 में डिफरेंट कंडीशन है बेटा, रेजोनेंस हो भी सकता नहीं। एक तो ये लिया मैंने 2 डिग्री कार्पेटाइन, एक हमने ये लिया है CH3CH2 प्लस OCH3, और एक हमने लिया है बेटा ये CH3CH2 प्लस और C डबल बॉन्ड OCH3। बताओ इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो फर्स्ट के अंदर तो 2 डिग्री अल्काइल कैटाइन है, यहाँ से ये भी लोन पेयर देगा, ये भी लोन पेयर देगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट है, ओनली आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, और वो भी कौन सा, प्लस। सेकेंड में देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज के साथ में एडजुसेंट में लोन पेयर है बेटा, यहाँ तो रेजोनेंस हो जाएगा, एडजुसेंट पोजीशन वाला रेजोनेंस है यहाँ पर। आप देखो बेटा, कई बच्चा यहाँ गलती कर देता है और रेजोनेंस कर देता है, बट आप देखो पॉजिटिव सिग्मा और पाई रेजोनेंस है, बट आपको पता है बेटा ऑक्सीजन का EN 3.5 है, और जब यहाँ से रेजोनेंस होगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो जब आप इसका रेजोनेंस कर दोगे ना तो आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। अब आप जरा देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस ग्रुप का रेजोनेंस तो नहीं है, ओनली माइनस आई लगेगा। तो बताओ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे पहले सेकंड होगा क्योंकि सेकंड में रेजोनेंस है, उसके बाद फर्स्ट होगा क्योंकि उसमें प्लस आई है, और उसके बाद में थर्ड होगा क्योंकि उसमें माइनस आई है, क्योंकि माइनस आई वाले की स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होती है। अब आ जाएगा इसी में एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 7 में मैंने लिया है NH और ये ग्रुप, और यहाँ पर पॉजिटिव। सेकेंड इसी में लिया है मैंने NH और यहाँ पॉजिटिव, और इसी में मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है NH और यहाँ पॉजिटिव। बताओ इनमें से किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। तो आप जरा देखो, फर्स्ट के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पे पॉजिटिव एडजुसेंट पर है, तो बेटा यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, बट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर देखो लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है, बट यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर देखो बेटा लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, नो रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा, और आपको पता है केटाइन 2 डिग्री है, बट यहाँ पर इसका इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, वो भी प्लस आई लग रहा है। तो बताओ यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो 3 डिग्री वाले की 2 डिग्री से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी बेटा सेकंड की, उसके बाद फर्स्ट की, और थर्ड की सबसे लास्ट में, क्योंकि थर्ड पर रेजोनेंस नहीं है। अब हम यहाँ से एक और स्पेशल केस के बारे में पढ़ेंगे, अभी हमने जो पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा, सिग्मा बॉन्ड
और सिग्मा बॉन्ड को हम बोलते हैं बेटा डांसिंग रेजोनेंस। अब हम यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। सिग्मा बॉन्ड है डांसिंग रेजोनेंस, और ये केवल एक ही एग्जांपल है जहां पर होता है। कौन सा एग्जांपल है वो? तो वो एग्जांपल है ये, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसी के अंदर डांसिंग रेजोनेंस होता है, और किसी में डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता। एक ही स्पेशल केस है ये। कैसे होगा इसमें रेजोनेंस? तो देखिएगा, मतलब ये स्ट्रक्चर बना कैसे है। तो इसका रियल स्ट्रक्चर तो बेटा ये होता है, ऐसे होता है। अब आप देखो, लोन पेयर मतलब पाई सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है। बट बेटा ये ऑर्बिटल वेंट है, अर्थात ये ऑर्बिटल आपका मुड़ा हुआ है, और ये ऑर्बिटल वेंट होने की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस कम होती है, तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज इसको डायरेक्ट कंटेन कर देता है, अर्थात इसको डोनेट कर देता है, अर्थात ये एडजुसेंट पे आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एडजुसेंट वाली कंडीशन है। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ये स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये इसको ड्रॉ कर देता है। तो इसका मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका। अब मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ बेटा। तो आप रेजोनेंस हाइब्रिड में देखो, ये लाइन तो फिक्स है, ये लाइन फिक्स है, उसके बाद में ये लाइन भी आपकी फिक्स है। अब आप देखो, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं था, यहाँ पर रेजोनेंस के वाया बॉन्ड बना, तो ये रेजोनेंस के वाया मैंने बॉन्ड बना दिया। यहाँ बॉन्ड नहीं था, यहाँ भी रेजोनेंस के वाया बॉन्ड बना, ये रेजोनेंस के वाया बॉन्ड बना दिया। यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ पर आपके पास CH2 था। अब देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, बट ये डबल बॉन्ड शिफ्ट भी हो रहा है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, और यहाँ भी पार्शियली पॉजिटिव, ये स्टेबल है। तो ये स्ट्रक्चर होती है। और बेटा ये स्पेशल केस है जिसकी स्टेबिलिटी हाईली होती है, और इस केस के अंदर नो रीअरेंजमेंट। ध्यान रखना, आगे पढ़ाऊंगा मैं जब आपको रीअरेंजमेंट की बात आएगी, यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। और इसके लिए एक एप्लीकेशन है, मैंने ये केटाइन लिया है, एक केटाइन ये लिया है बेटा, और ये ओनली ध्यान रखना बेटा साइक्लोप्रोपाइल केटाइन में होगा, और रिंग के साथ नहीं होगा। बताओ इनमें से किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 3 साइड डांसिंग रेजोनेंस है, यहाँ 2 साइड डांसिंग रेजोनेंस है, और यहाँ पर 1 साइड डांसिंग रेजोनेंस है। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने जो डिस्कस किया था डायरेक्ट रेजोनेंस वाली कंडीशन, इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा क्वालिटी रेजोनेंस है। और ये क्वालिटी रेजोनेंस जो है, अर्थात डायरेक्ट रेजोनेंस जिसको आप बोल रहे थे, जो भी मैंने दोनों कंडीशन पढ़ाई है, ये डायरेक्ट रेजोनेंस या क्वालिटी रेजोनेंस है। और इनकी स्टेबिलिटी हमेशा बेटा क्वांटिटी रेजोनेंस से हमेशा ज्यादा होगी, क्वांटिटी रेजोनेंस से ज्यादा होगी, अर्थात इनडायरेक्ट। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल समझा दूं आपको, CH2 प्लस OCH3 ये लिया है मैंने, और एक मैंने लिया बेंजाइलिक कैटाइन। बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी मोर है? तो यहाँ से लोन पे जा रहा है, डायरेक्ट रेजोनेंस है, यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट इसकी स्टेबिलिटी मोर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी रेजोनेंस हो रहा है, और क्वालिटी और क्वांटिटी में से क्वालिटी रेजोनेंस की हमेशा स्टेबिलिटी मोर होती है। अब आता है इसमें नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3, एरोमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एरोमेटिक वालों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिक की होती है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक की, और सबसे लास्ट में होती है बेटा एंटी एरोमेटिक की। ये तो इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और यहाँ पर एक चीज मैं लिख देता हूँ कि आपका एरोमेटिक जो कैटाइन है, एरोमेटिक कैटाइन, और ध्यान रखना बेटा एरोमेटिक कैटाइन में भी क्वालिटिव रेजोनेंस होता है। किसमें होता है बेटा? यहाँ पर भी क्वालिटिव रेजोनेंस होता है। तो एरोमेटिक कैटाइन इज मोर स्टेबल, ये हमेशा मोर स्टेबल होगा देन नॉर्मल रेजोनेंस कैटाइन। एक नॉर्मल रेजोनेंस कैटाइन, अर्थात जिसके अंदर आपका क्वांटिटी रेजोनेंस हो रहा है, उस क्वांटिटी रेजोनेंस वाले से हमेशा ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम कहें कि इफ चार्ज कोई सा भी हो, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था इससे पिछले वीडियो में,
इफ चार्ज टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी, टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी, तो बेटा वो हाईली स्टेबल होता है। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मैंने ये लिया है ट्रोपाइलियम कैटाइन और यहाँ पर मैंने लिया है बेंजाइलिक कैटाइन। आप बताओ दोनों में से इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है, इसमें क्वांटिटी कम है। बट आपको पता है बेटा इसके अंदर जो रेजोनेंस हो रहा है वो क्वालिटी हो रहा है, और जबकि इसके अंदर जो रेजोनेंस हो रहा है वो क्वांटिटी हो रहा है। तो इसका स्टेबिलिटी मोर होगा, इसका लेस, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी, अर्थात इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो एरोमेटिसिटी का हिस्सा है। एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं यहाँ से। मैंने एग्जाम्पल लिया ये है ट्रोपाइलियम कैटाइन। एक एग्जाम्पल लिया मैंने बेटा यहाँ पर, यह है बेंजाइलिक कैटाइन, और एक हमने लिया ये फिनाइल कैटाइन। ध्यान दे, यह है ट्रोपाइलियम कैटाइन और ट्रोपाइलियम कैटाइन एरोमेटिक होता है, हालांकि ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ 7 है। यहाँ पर नो रेजोनेंस, बेंजाइलिक कैटाइन में कोई रेजोनेंस नहीं होता, नो रेजोनेंस, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। बट बेटा आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किसका पार्ट है, टेक पार्ट इन एरोमेटिक, अर्थात एरोमेटिसिटी का हिस्सा है, अर्थात यहाँ पर क्वालिटिव रेजोनेंस है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल एक और डिस्कस करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट एग्जांपल जो डिस्कस किया मैंने सेकंड वाला एग्जांपल, उसमें यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, इसमें यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, और इसमें यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो फर्स्ट के अंदर नो रेजोनेंस, नॉन एरोमेटिक है। सेकंड में रेजोनेंस है, नॉन एरोमेटिक है। थर्ड में रेजोनेंस है बट एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक कैसे बोला, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पर पाई पेयर 2 हैं, 2 पेयर है पाई के, इवन है, और इवन वाला कल के रूल का फॉलो नहीं करता, इसलिए बेटा ये एंटी एरोमेटिक है। और स्टेबिलिटी में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में से सबसे पहले नॉन एरोमेटिक आता है। तो बताओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी पहले सेकंड की होगी, फिर फर्स्ट की होगी, उसके बाद थर्ड की होगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों नॉन एरोमेटिक है, थर्ड आपका एंटी एरोमेटिक है। बट फर्स्ट के अंदर रेजोनेंस, सेकंड के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, जबकि फर्स्ट के अंदर नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। इसी के सिमिलर एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके पास यूज कर रहा हूँ। अब बताओ, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक, और ये आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक। तो बताओ अभी भी आपके पास नॉन एरोमेटिक की ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी सेकंड से मोर होगी। फर्स्ट में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, ये आपका एल्काइल है, रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड, और थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकंड, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक स्पेशल एग्जाम्पल्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो देखो, अब हम यहाँ से एक स्पेशल एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने सबसे पहला फर्स्ट कंपाउंड ये लिया है, उसके बाद में सेकंड ये लिया है, थर्ड हमने ये लिया है, उसके बाद में हमने फोर्थ ये लिया है, फिफ्थ हमने ये लिया है, सिक्स हमने ये लिया है, और सेवंथ हमने ये लिया है। आपको इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी हमने जो दोनों रूल पढ़े हैं वो इसमें कंप्लीट है, अर्थात अब तक हमने जो पढ़ा है। तो ये ट्रोपाइलियम कैटाइन है, एरोमेटिक है, और ये आपका साइक्लोप्रोपाइनल कैटाइन एरोमेटिक है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों के अंदर ही क्वालिटी रेजोनेंस है, अर्थात टेक पार्ट इन एरोमेटिसिटी। आप चेक करो, यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 है, इसका 3 है,
तो दोनों में क्वालिटी है, तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से चेक करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। आगे बात करें हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तीनों में एरोमेटिसिटी नहीं है, अर्थात यहाँ पर पॉजिटिव, ये एरोमेटिक तो है बट पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का ऐसा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और इन सब में बेटा क्वांटिटी रेजोनेंस है, यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। आपको पता है स्टेबिलिटी नंबर ऑफ आरएस पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। और आपको पता है इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक वालों की स्टेबिलिटी इनसे ज़्यादा होगी, क्योंकि क्वालिटिव रेजोनेंस हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा होता है। लास्ट के दो में देखो कोई रेजोनेंस नहीं है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर ऑब्जर्व होगा। इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होगा तो यहाँ पर हम EN को कंसिडर करेंगे। ये sp3 वाले के साथ है, ये sp2 वाले के साथ है, तो ये ऑर्डर होगा और इनमें ऑर्डर ये होगा। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? फर्स्ट की। और सबसे लास्ट स्टेबिलिटी किसकी होगी? इसकी। इसी के साथ आपका ये स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन के 3 कंडीशंस तो कंप्लीट हुई है। इसकी कुछ कंडीशन बची हुई है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आए और आप लोगों की स्टडी आगे होती रहे।